वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेजरी एग्रीमेंट। देखिए तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वेरी शॉर्ट्स में ये तीनों पॉइंट्स, एंड ये तीनों टॉपिक हमारे शॉर्ट्स में भी पूछे जा चुके हैं। देखते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो रिजेम्बलिंग एंड अपीयरिंग लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है बट ये रिजेम्बल और अपीयर होते हैं लाइक कॉन्ट्रैक्ट। क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते सर ये? क्योंकि इनमें कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स कहीं मिस होते हैं, जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसेंट आर मिसिंग। जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये ऑफर, एक्सेप्टेंस से कोई एलिमेंट मिस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशंस। इसमें क्या होता है, एक लॉ क्रिएट्स ऑब्लिगेशन वन पार्टी एंड गिव एनफोर्सेबल राइट टू द अदर पार्टी। एक पार्टी पे ऑब्लिगेशन अराइज हो जाता है और दूसरी पार्टी का राइट होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, क्या क्या हमारे ऑब्लिगेशन अराइज होते हैं? मैंने क्या बताया, इसमें एक पार्टी क्या होता है, उस वो ऑब्लिगेशन अराइज हो जाता है, दूसरी पार्टी का राइट होता है उसे लेने का। जैसे क्लेम फॉर नेसेसरी, अगर आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं वो वॉइड हो जाता है, ठीक है। बट ये क्लेम फॉर नेसेसरी में क्या है, अगर आप किसी माइनर पर्सन को कुछ उसकी बेसिक नेसेसरी की चीज़ें जैसी होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसकी प्रॉपर्टी के हकदार हैं, मतलब उस प्रॉपर्टी से उस वैल्यू को लेने के हकदार हैं। जैसे हमने ल्यूनेटिक एंड माइनर एग्जांपल में दे रखा है, अगर कोई बच्चा है, मैं उसकी गार्जियनशिप लेके, मैंने वो माइनर है, 18 से नीचे है, मैं उसकी गार्जियनशिप लेके उसे बेसिक नेसेसरी चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं किस चीज़ के लायबल होऊंगा? उसकी प्रॉपर्टी से, जो मैंने उसे चीज़ पहुँचे उसका पैसा लेने का हकदार होऊंगा। अब नेसेसरी चीज़ क्या है? मैंने कहा बेसिक नीड्स। ऐसा ना हो वॉच, ईयरफोन, ये सब चीज़, फोन्स, ये सब हमारे किस चीज़ में आते हैं? बेसिक नीड्स में नहीं आते, ठीक है। एक बार रीड आउट कर लेते हैं। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट टू द एक्सटेंड द वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी, मतलब हम उसकी प्रॉपर्टी से उतनी वैल्यू ले सकते हैं। अब आता है रिम्बर्समेंट ऑफ मनी पेड ड्यू टू द बाय अनदर, मतलब हमने किसी के बिहाफ पे मनी पेड कर दी। अब यहाँ क्या है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दे रखा है हमने, टीनेंट पेड द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, मतलब टीनेंट किसी के यहाँ रहता था, उस लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी पे टैक्स आया तो वो उसने पेड कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड, तो क्या टीनेंट लाइबल होगा उस रिकवरी करने के लिए? जैसे मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, इसी में मैं किसी के यहाँ रेंट पे रह रहा हूँ, ओके, उसका टैक्स आया उसकी प्रॉपर्टी पे, देखिए इम्पोज टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी का टैक्स आया, मैंने वो पे कर दिया, तो मैं लाइबल हुआ कि जो मेरा लैंडलॉर्ड है उससे मैं वो पैसा ले लूँ या मैं एडजस्ट कर लूँ अपने रेंटल में, ठीक। अब आते हैं नॉन ग्रेट्यूटियस एक्ट, ऐसी चीज़ जो हमारे एक्ट से बता देती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, मतलब किस कॉन्ट्रैक्ट में? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में। कैसे सर, एक्ट से कैसे पता चलता है? देखिए कैसे पता चलता है। जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं कभी ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब लाइक मैंने ट्रेन से ट्रैवल करा, मेरे हाथ में लगेज है, मैंने रख दिया, कुली ने आया, कुली ने पिक करा, वो ऑटो तक ले जाने लगा, मतलब उसके एक्ट से ही पता चल गया, और मैंने भी उससे कुछ नहीं कहा, तो उसके एक्ट से ही पता चल गया कि उसने मुझे ऑफर करा, मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। जैसे आप 3 व्हीलर में देखते हैं, कहते हैं आइए सर, आइए बैठिए सर, गाजियाबाद सर, मेरठ सर, यहाँ, तो लोग आते हैं बैठ जाते हैं, तो वो ऑफर कर रहा है, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि आप यहाँ, वो आके बैठ गया उस ऑटो में, तो उसके एक्ट से ही पता चल गया कि उसने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब बताए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ट्राई टू फाइंड द ट्रू ओनर, मतलब क्या है, अगर आपको सड़क पे कोई फ़ोन मिल गया या कोई भी चीज़, आप किसी चीज़ को आपको फाइंड करिए, तो आपको आप पे लाइबिलिटी अराइज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है कि आप उसके ट्रू ओनर को फाइंड करें। फिफ्थ है लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन गेटिंग बेनिफिट अंडर मिस्टेक, अगर आपको कोई बेनिफिट हुआ है मिस्टेक की वजह से तो आप लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। सर कैसे? थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गया अचानक से, तो मेरे पे लाइबिलिटी अराइज हो गई, मींस वो मेरे नहीं थे, वो मिस्टेक की वजह से आए, तो उसके मुझे रिफंड करना लाइबल हूँ, मैं उस चीज़ को रिफंड करने के लिए वो पैसे लाइबल हूँ। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं कॉन्टीजेंट। होपफुली आपको मैंने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट समझाया, समझ आ गया हूँ। अब आते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। देखिए जो मैं बोल्ड में चीज़ लिखता हूँ ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, और वो चीज़ आप रिविजन के टाइम पे ना पढ़ के जल्दी याद कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कोलेटरल इवेंट विच इज़ अ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, ऐसे हमारे इवेंट्स जो हमारे फ्यूचर पे डिपेंड हो। सर कैसे इवेंट्स, हम कैसे, अब क्या कहना चाह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर पे डिपेंड हो, हाँ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर हैपनिंग पे डिपेंड हो, फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड हो, ठीक है। एग्जांपल की तरह सुनाते हैं, ए एग्रीड टू सप्लाई बी 100 बैरल ऑफ ऑयल, ए ने एग्री करा बी को कि मैं आपको 100 बैरल ऑफ ऑयल दूंगा, कब? व्हेन शिप विल अराइव टू हिज कंट्री, मतलब अगर ये चीज़ हुई तो मैं आपके साथ ये चीज़ करूँगा। जैसे मैंने किसी को कहा कि मेरी एक जगह से पेमेंट आनी है 2 लाख रुपए, अगर शिवम पेमेंट आ गई तो मैं आपकी बाइक परचेज कर लूँगा, तो कोलेटरल इवेंट और फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर गया। मतलब जो मेरा आगे का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हमारे फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करते हैं। मैंने कहा अगर
अगर मेरी 2 लाख की पेमेंट आ गई इस मंथ तो मैं आपकी बाइक परचेज कर लूँगा। ठीक है, ये लिख रखा, इफ द इवेंट कोलेटरल इज इम्पॉसिबल देन द प्रॉमिस बिकम्स वॉइड। अगर मेरा इवेंट नहीं हुआ, जो हमारा कोलेटरल या फ्यूचर इवेंट था वो नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, प्रॉमिस बिकम्स वॉइड, प्रॉमिस क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इंश्योरेंस कंटेन इस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इंश्योरेंस क्या आ गया, यहाँ इंश्योरेंस से क्या समझ रहे हैं आप, इंश्योरेंस से मतलब अगर देखिए आपने इंश्योरेंस वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप पर मंथ प्रीमियम भी पे कर रहे हैं, पर ईयर भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर आपकी डेथ हो गई या आपकी वो चीज़ लाइक जैसे कार इंश्योरेंस में कार चोरी हो गई तो आपको वो पे करेगा। तो यहाँ क्या आ गया, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड हो गया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है। मतलब अगर हमारी कार चोरी हुई या अगर हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ तभी तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी ना। तो ये हमारा किस पे डिपेंड हो गया, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड हो गया। ऐसे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट में दिक्कत होता है। अब सर आपने बता दिया जो हमारे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी हमारे फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड होते हैं, जो हमारे वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं वो भी हमारे फ्यूचर पे डिपेंड होते हैं। बट क्या डिफरेंस होता है, वेजरिंग एग्रीमेंट के लिए जैसे सट्टा लगाना, अगर इंडिया जीती तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, यहाँ क्या हो गया, यहाँ कोई लीगल तरीका से नहीं होता। जैसे वहाँ तो हमारी लाइबिलिटी अराइज होती है, यहाँ कोई लाइबिलिटी नहीं है, सट्टा इस हम कॉन्ट्रैक्ट मानते ही नहीं है। इन दोनों को डिफरेंशिएट से आपको बहुत इजीली समझ आएगा। कई बार डिफरेंस भी आता है, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे नोट्स का, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, मतलब दोनों पार्टीज जो कर रही हैं उसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं होते। वेजरिंग में क्या होता है, देयर इज अ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, है ना, यहाँ क्या होते हैं, प्रोमिसेस रेसिप्रोकल होते हैं। इट इज़ अ वैलिड। कॉन्टीजेंट क्या है, अगर देखिए इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी जैसे हमारी कोई कार है उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसमें क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी, तो क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और जो यहाँ है, अगर इंडिया हार गई तो कोई मैं क्लेम नहीं कर सकता कि तुम मेरे पैसे दो, वो नहीं देगा तो उसकी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करते हो ये चीज़, तो ये वॉइड हो गया। अब यहाँ मैंने कहा था देयर इज अ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कैसे था कि जैसे मैंने कहा इंडिया जीतेगी, उसने कहा ये जीतेगी, तो लाइक रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो गई। यहाँ हो गया नो रेसिप्रोकल प्रोमिस, क्योंकि एक बंदे ने कहा अगर ये इवेंट होता है तो आप हमें क्लेम करेंगे। अब बात है एनफोर्सेबल, मतलब लॉ में इसकी रेमेडी है, इसमें लॉ की रेमेडी नहीं है। अगर इंडिया जीत गई आप यहीं जाके केस नहीं कर सकते, सर या जज साहब मैं इंडिया में जीत गया था, इसने मेरे पैसे नहीं दिए। ठीक है, अब बात है अनसर्टेन इवेंट्स परफॉर्मेंस आफ्टर दैट द टू फैक्टर, मतलब क्या, अनसर्टेन इवेंट्स पे डिपेंड होती है और परफॉर्मेंस पे डिपेंड होती है। ठीक है, यहाँ सिर्फ अनसर्टेन इवेंट। अब सर कैसे हो गया, जैसे इंश्योरेंस है, अनसर्टेन इवेंट हो गया और उसकी परफॉर्म हो गया तब। अब यहाँ क्या अनसर्टेन इवेंट, इंडिया जीत गई तो आपको क्लेम मतलब ले भी सकते हो, या आपका सामने वाला अपोनेंट जिसके साथ आप एग्रीमेंट में आए हो वो दे ना दे, वो उसकी मर्जी होती है। ठीक है, आप उसके लिए लीगल रेमेडी कोई भी लॉ में नहीं है। होपफुली जो मैंने आपको सारे टॉपिक समझाए आपको क्लियर हुए हैं। एक मेन इन्फॉर्मेशंस, अगर जिस बच्चे को या स्टूडेंट्स को जिसे जीएसटी में इंटरेस्टिंग हो, जैसे जिसे जीएसटी फील्ड चूज़ करना हो, जीएसटी, टैक्सेशन, आईटीआर, टेली, डोंट वरी, हमारी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाएंगे और कमिंग वीडियोज ये लाइक जीएसटी, टेली, प्रैक्टिकल वर्क, कैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे परचेज सेल चलाते हैं टेली में, सारी वीडियोस अपलोड होंगी। अगर कोई क्वेरीज है इंटर्नशिप के रिगार्डिंग या क्रिमिनल मैटर्स में तो आप मुझे कंसर्न कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक बायो में। थैंक यू सो मच।